नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। टमाटर का उत्पादन बढ़ाने के अपनाए सफल और सरल उपाय। बेर के बागवानी है किसानों के लिए लाभकारी। हमारे प्रदेश में जो किसान टमाटर की खेती कर रहे हैं वह फलन की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है। तो टमाटर की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया से। टमाटर की खेती के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं रोग के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। जिसमें हम सर्वप्रथम बात करें कि खाद एवं उर्वरक की, तो उर्वरक के रूप में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा देते हैं। जो नाइट्रोजन की हम बात करें तो इसके लिए हम 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा फास्फोरस 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पोटास 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। जिसमें हम जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है उसको हम नाइट्रोजन की मात्रा को हम आधी पौधरोपण के समय देते हैं तथा जो फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है उसको हम पूर्ण रूप से दे देते हैं। तो जो नाइट्रोजन की आधी जो मात्रा बची हुई होती है उसको हम बराबर 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। इसको हम 25 से 30 दिन तथा 40 से 45 दिनों के अंतराल पर हम नाइट्रोजन की मात्रा को हम दे देते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने टमाटर की फसल में संतुलित उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं सिंचाई प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण उपायों के बारे में। हम बात करें कि किस तरीके से हमको सिंचाई करनी चाहिए, तो कि सिंचाई हमको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। जो आज का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम, यदि बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि समय समय में पानी गिरता रहता है तो हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर यदि पानी रुक जाता है और गर्मी जैसा हमको एहसास होता है तो हमको 5-7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। पर सिंचाई के रूप में हम देखते हैं, एक तो हम सीधे सतह सिंचाई के रूप में हम एक सिंचाई करते हैं और एक हम ड्रिप के रूप में भी सिंचाई करते हैं। जो ड्रिप के रूप में हम सिंचाई करते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारा लगभग 70% पानी की बचत हमारी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम हमारे पौधे भी हरे भरे अच्छे से वृद्धि करते रहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि खरपतवार प्रबंधन की, तो खरपतवार प्रबंधन के लिए हम निराई गुड़ाई के द्वारा हम जिसकी खरपतवार प्रबंधन करते हैं। जो खरपतवार प्रबंधन करते हैं, जो हम निराई गुड़ाई के द्वारा, उसमें हम खुरपी की सहायता से हम निराई गुड़ाई करते हैं। तो जो निराई गुड़ाई हम करते हैं तो उसको हम देखते हैं कि 30 और 45, 60, 90 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता पड़ने के अनुसार और हमारी जो भूमि है और उसके ऊपर भी हम देखते हैं कि निर्भर करता है कि हमको किस प्रकार से हम समय समय पर हम खुरपी की सहायता से खरपतवार का प्रबंधन करें। खरपतवार नियंत्रण करना है तो उसमें हम देखते हैं कि हम मल्चिंग के द्वारा जो खरपतवार प्रबंधन भी किया जा सकता है। तो इससे हम ये देखते हैं कि जो हमारे खरपतवार हैं वो निरंतर हमारे निराई गुड़ाई करने की या हमें रसायन डालने की, जो रासायनिक दवाइयाँ हैं उसको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार हम मल्चिंग के द्वारा भी खरपतवार प्रबंधन किया जा सकता है टमाटर की खेती में। टमाटर की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कीट की, तो कीट के रूप में हम देखते हैं कि हम तरह तरह के हमारे जो टमाटर की फसल है उसमें कीट लग जाते हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम पहले बात करें तो इसमें हम देखते हैं टमाटर में फल छेदक एक कीट लग जाता है। यह कीट पूरी तरह से विकसित सूढ़ियाँ होती हैं जो कि हम हल्के पीले रंग की होती हैं। वो हमारे फलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। काफ़ी मात्रा में जो हम देखते हैं कि हमारे जो फल होते हैं उसमें प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारे जो फल होते हैं उसकी जो हमारे बाज़ार भाव होता है उसमें आर्थिक नुकसान होता है, जिससे हम देखते हैं कि काफ़ी हमारे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के जो कीट होते हैं इसके नियंत्रण के लिए हम फल छेदक कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए
ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा टमाटर की फसल में रोग नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। हाँ किसान भाई, जैसे कि हम बात कर रहे थे कीट के बारे में, हम बात करेंगे रोग के बारे में। तो हम रोग के बारे में यदि बात करें तो टमाटर की जो फसल है उसमें अगेती अंगमारी बीमारी लग जाती है। बीमारी के जो लक्षण है वो गहरे रंग के अंडाकार धब्बे, कभी कभी ब्लैक धारियों के रूप में देखने को मिलते हैं जो काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए डाइथेन M45 का हम छिड़काव करते हुए हम इसका बीमारी का नियंत्रण किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम देखें जो दूसरी बीमारी है वो पछेती अंगमारी बीमारी लग जाती है। इस बीमारी में भी हम देखते हैं तो जो गहरे रंग के तथा बैंगनी या कालेपन लिए हुए धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं जो फूलों तथा फलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और यह अधिक आर्द्रता के रूप में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए हम बोडो मिक्सचर का 1% का छिड़काव कर हम पछेती अंगमारी बीमारी का नियंत्रण किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम बात करें पर्णकुंचन बीमारी जो टमाटर के पौधों में लग जाती है, तो यह बीमारी जो है सफ़ेद मक्खी के रूप में विकसित होती है। यह बीमारी में जो पौधे होते हैं टमाटर के, उसमें पत्तियां मुड़कर अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार हम जो पर्णकुंचन बीमारी है इसके नियंत्रण के लिए हम पौधों को देखकर अलग अलग करके हम पौधों को उखाड़ कर अलग कर देते हैं, जिससे खेत में हमारी जो बीमारी है यह ज़्यादा ना फैल सके। जो सफ़ेद मक्खी है इसके नियंत्रण के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड 0.3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर इसका छिड़काव करने से हम इस बीमारी का भी नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस प्रकार से हम टमाटर की खेती का प्रबंधन करते हैं। प्रदेश के बहुत से बागवान भाइयों ने बेर के बाग लगा रखे हैं और इन बेर के बागों से अधिक फल मिले, इसके लिए बाग में कुछ कार्यों को करना जरूरी है, क्योंकि अधिकतर किसान बेर के बागों की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसका परिणाम आने वाले समय में कम फल उत्पादन के रूप में मिलता है। तो किसान भाइयों, बेर के बागों में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हमें कल्चरल एक्टिविटी ही करनी चाहिए और उसमें ट्रैक्टर चलित संसाधनों से, ट्रैक्टर चलित जो कल्टीवेटर है उसके द्वारा और बाकी मैनुअल तने के पास में कैनोपी के नीचे हमें मैनुअल वीड कंट्रोल करना चाहिए। और मध्य भाग में जो बगीचे के बिल्कुल तने के पास में जो घास उगी हुई है उसको जो है हम मैनुअली और हल्की एक होइंग कर देते हैं, और या उसको हाथ से हम उखाड़ भी सकते हैं। जो वीड जो हैं उनको हाथ से उखाड़ के हल्की गुड़ाई कर देते हैं, तो उससे एक तो वो मल्च के रूप में भी काम करते हैं। गरीबों का फल बेर की बागवानी हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखी जाती है। चूंकि बेर के बागों में एक मुख्य समस्या फूल झड़ने एवं छोटे फलों के गिरने की देखी जाती है, तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए बागवान भाई बेर के बाग में कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाएं, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। किसान भाइयों, अब लगभग सितंबर माह तक इसमें पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है और तापमान अधिक होने के कारण से कई बार फल झड़ने की समस्या आती है। उससे बचने के लिए हमें प्लेनोफिक्स 15 लीटर पानी में 4 से 5 ml मात्रा मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ में ही ये भी प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि अगर जिंक सल्फेट की 10 से 15 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करते हैं तो काफ़ी हद तक अच्छा प्रभाव पड़ता है और फल और पुष्प झड़न को रोका जा सकता है। इसी समय एक फल मक्खी का प्रकोप होता है। ये मक्खी मटर के दाने जैसे फलों के अंदर अंडे देती है और जब फल पकते हैं दिसंबर जनवरी के महीने में, उस समय जो है उनके अंदर मैगट बन जाते हैं और वो फलों को ख़राब करके काना बना देते हैं, जिनको खाने योग्य नहीं छोड़ते हैं। इससे बचने के लिए सितंबर और अक्टूबर माह में 1 महीने के अंतर पे हमें इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना होता है और उसका स्प्रे 15 लीटर पानी में लगभग 7.5 ml मात्रा मिला करके करें। इसके अलावा किसान भाइयों, फल मक्खी को रोकने के लिए गुड़ के घोल में लगभग 50 ग्राम गुड़ का घोल बना करके उसमें मेलाथियन डाल दें और जगह जगह अपने बगीचे में जगह जगह
किसी पात्र में रखें, जिससे वो मक्खी जो है गुड़ के रस को चूसने के लिए आएगी और मेलाथियान होने के कारण से वो फल मक्खी ख़त्म हो सकती है। ये प्रयोग करने और एक स्प्रे इंसेक्टिसाइड का करने से फल मक्खी से हम आसानी से बचा सकते हैं बगीचे को। ज़्यादा तापमान होने के कारण से कई बार बेर के तनों में भी फटाव आ जाता है, फट जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा, अधिक गर्मी के कारण से फल जो है क्वालिटी में और उत्पादकता में कमी आने लगती है। इससे बचने के लिए, कीट रोगों से बचने के लिए और स्टेम बोरर करके एक बहुत बड़ी समस्या होती है बेर में, उससे बचने के लिए तने में लगभग 3 फीट की ऊंचाई तक चूना और नीला तोता का घोल बना करके, और घोल बनाने के लिए 1 किलोग्राम चूना, 1 किलोग्राम नीला तोता अलग अलग पात्रों में रात्रि को भिगोया जाता है और सुबह उनको मिक्स करके पेस्ट बनाते हैं और वो पेस्टिंग जो है अपन तने के ऊपर कर सकते हैं। उससे काफ़ी लाभदायक रहता है और तने के ऊपर लगने वाले कीटों से और रोगों से हम आसानी से बचा सकते हैं। एक चैफल बीटल नाम का कीट लगता है और वो पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। आप देखेंगे कि पत्तियां जो है इस प्रकार से पूरा उसमें छेद करके जाली नुमा बना देता है और कई बार इसका बहुत ही ज़्यादा अटैक हो जाने के कारण से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए पत्तियां नहीं रहती है और उसमें जो निकलने वाली शाखाएं हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है और उत्पादन पे बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये गंभीर समस्या नहीं है, इसको आसानी से रोका जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम आप अपने बगीचे में ट्रैक्टर के द्वारा 2 बार क्रॉस में जुताई करवा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाए। और साथ में ही क्यूनाल्फास 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप एक स्प्रे कर दीजिए, जिससे जो कीट है उसका नुकसान जो है वो बंद हो जाएगा, कीट खत्म हो जाएगा और पौधे अपने सुरक्षित हो जाएंगे। मुर्गी पालन में किसान अक्सर लापरवाही कर जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि मुर्गियां कई प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती हैं और सही समय पर उचित प्रबंधन नहीं करने पर मुर्गियां मरने लगती हैं। इसलिए मौसम के अनुरूप मुर्गियों की देखरेख करना जरूरी होता है। इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा। हमारे मुर्गी पालक भाइयों, बरसात का मौसम है और आप जब व्यवसायी मुर्गी पालन करते हैं तो विभिन्न आयामों पे आपको विशेष ध्यान देना है ताकि मुर्गियों में रोग बीमारी कम हो और आपकी आय अधिक से अधिक हो। तो जो मुर्गी पालन व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं, बड़े कमर्शियल फार्म जिनके पास हैं, उनको यह ध्यान देना है कि अपने फार्म में जो बेडिंग्स हैं, मुर्गियों का बिछावन है, उस बिछावन में एक तो मुर्गियों के जो मल हैं उससे भी काफ़ी उसमें मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है और ये नमी आने के वजह से बहुत प्रकार के जो विषाक्त गैस हैं, अमोनिया जैसे गैस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो नमी कम करने के 2-3 उपाय हैं। एक, जो आप अपने फार्म का जो वेंटिलेशन है, हवा का आवागमन है, उसको अवरुद्ध होने से बचाएं। आपके जो मुर्गी फार्म में जो जालियां हैं उसमें मकड़े के भी काफ़ी जाल इस समय लगते हैं, उसको नियमित रूप से साफ़ करें। अपने बेडिंग्स को, जहाँ पे बिछावन है, उसको डेली रेकिंग करें। रेकिंग मतलब हुआ कि कोई एक आप ऐसा यंत्र बना लें जिसको मैनुअली उसको कोड़ें, कहने का मतलब उसको कुड़ाई कर दें ताकि ऊपर मैट न बने। ऊपर जब अगर मैट बन जाती है तो उसमें भी गैस काफ़ी हद ज़्यादा निकलता है। अगर ज़्यादा गीलापन हो रहा है तो वो बिछावन को बदलें, सूखे बिछावन को उस जगह पे डालें। आप हो सके तो चूना का प्रयोग करें, जो चूना आपका छिड़काव करें ताकि चूना जब आपके बिछावन में मिलेगा तो उससे भी जो गैस बनते हैं वो कम होते हैं, उसमें मॉइस्चर कंट्रोल हो जाता है। फिर आप एसएसपी का भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट का। ऐसे प्रबंधन को आपको अपनाने हैं।
दूसरी बात होगी कि उनके आहार प्रबंधन की। जब हमारे किसान भाई बरसात के दिनों में अधिक पुराने आहार को स्टोर करके रखे हों तो उन पे भी विशेष ध्यान दें कि किसी प्रकार के फफूंद न पैदा हों, क्योंकि फफूंद के सृजन से भी, अब फफूंद जनित खाद्य पदार्थ मुर्गियों को खिलाने से भी उनके लीवर पे सबसे ज़्यादा असर करता है, उनके पाचकता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाई जहाँ पे खाद्यान्न रखते हैं मुर्गियों के लिए वह सुरक्षित रखें और नमी से बचाएं, फफूंद जनित रोग से आप बचा सकते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मुर्गियों की अधिक देखरेख करने की जरूरत होती है। देखरेख के अभाव में मुर्गियां कुछ रोगों की चपेट में आ जाती हैं और हमारे मुर्गी पालक भाइयों को इन रोगों की पहचान न होने के कारण वे इनकी रोकथाम नहीं कर पाते। तो इस मौसम में मुर्गियों में कौन कौन से रोगों का प्रकोप होता है, आइए जानते हैं। इस मौसम में हमारी मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस जैसे बीमारियों से भी रोकथाम करने की आवश्यकता है। तो अगर आपको अपने मुर्गियों में ऐसा लक्षण दिखाई दे, उनके पतले दस्त हों और दस्त के साथ अगर खून या खून के धब्बे दिखाई दें तो आप ज़रूर उसके लिए तत्परता से उसके उपचार के प्रबंधन करें। उसके जो सटीक दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनको आप प्रयोग करके उस रोग बीमारी से कंट्रोल पाएं और अपने प्रबंधन को देखें कहाँ कमी है और उसको दुरुस्त करें। खाद्यान्न से होने वाले फफूंद जनित रोग और एफ्लाटॉक्सिकोसिस का भी इस समय ज़्यादा प्रकोप हो सकता है। तो अपने खाद्यान्न को फफूंद होने से बचाएं, फंगल इन्फेक्शन को रोकें और उनको ताज़ा भोजन, ताज़ा खाद्य पदार्थ दें। और मकई खास करके और बादाम की खल्ली का अगर प्रयोग कर रहे हों तो बरसात के दिनों में उसको आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि ये दोनों जो आहार के जो अवयव हैं इसमें एफ्लाटॉक्सिन्स होने की ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसको आप ज़रूर अपने ध्यान में रखेंगे। हमारे देहाती मुर्गी पालन करने वाले जो हमारे छोटे किसान हैं वो ज़रूर रूप से बरसात से पहले या बरसात के दिनों में कृमिनाशक दवाओं का ज़रूर प्रयोग करें। अगर किसान भाई अपने फार्म में चूजों का पालन कर रहे हैं तो उसमें तो विशेष रूप से ध्यान देना है कि बरसात के दिनों में जब लगातार 2-3 दिन बारिश होती है तो बाहर का तापमान काफ़ी गिर जाता है। ऐसे में तापमान को उनके शारीरिक आवश्यकता के अनुसार से बनाए रखें। उसमें कृत्रिम रूप से जो हीटर्स की व्यवस्था करनी है एवं उनके रात का जो प्रबंधन है उसके घर में चारों तरफ से पर्दा लगा कर रखना है एवं कृत्रिम तापमान के जो बल्ब वगैरह लगाते हैं या हीटर्स लगाते हैं उससे संचालन करना है कि तापमान जो ज़्यादा गिर रहा है उससे छोटे चूजों में ठंड ना लगे। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला खंडवा के कृषक सतीश कनाडे ने। यह पशुओं में होने वाले डायरिया रोग की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सतीश कनाडे जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये एक जानलेवा बीमारी है जी। ज़्यादा दस्त होते हैं तो पशु कमज़ोर हो जाता है तो बैठने लग जाता है और खड़ा नहीं हो पाता। पशुओं को घातक रोग से बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप पशुओं में होने वाले रोगों के लक्षणों से भली भांति परिचित हो, क्योंकि जब आपको लक्षणों की सही जानकारी होगी तभी आप समय पर इसका सही उपचार कर पाएंगे। पशुओं में इस समय जो दस्त होते हैं वो ज़्यादा हरे चारे के साथ गुड़ अजवाइन जैसी कोई गर्मी की चीज़ देते हैं अपन, उससे शरीर के पेट के अंदर जो पाचन इनका कीटाणुओं से होता है वो कीटाणु की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे भी कई बार दस्त हो जाते हैं। ऐसे दस्त माइक्रोबियल डाइजेशन की वजह से बढ़ जाते हैं जिससे पीएच बढ़ जाती है।
जो बड़े पशुओं में जो जुगाली करने वाले पशु में रूमन होता है, उसमें जो कीटाणु होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाने से दस्त होता है। दूसरे दस्त कई बीमारियों की वजह से होते हैं, जो इस समय खाने पीने की वजह से कई कीटाणु हरे चारे के साथ पेट में चले जाते हैं, उनकी वजह से भी दस्त होता है। जैसे छोटे पशुओं की अपन बात करें, जो भेड़ और बकरियों में, इनमें एंटेरोटॉक्सीमिया जो एक बीमारी होती है, उससे भी खूनी दस्त टाइप होते हैं। तो दूसरे दस्त क्या है, इस समय जो सीजन बरसात के पहले होता है वो कीटाणु की वजह से भी होता है, जो वर्म्स जो कृमियों की वजह से भी दस्त होते हैं। ये दस्त खूनी दस्त के रूप में भी होते हैं। और कुछ दस्त इस समय जो होते हैं वो प्रोटोजोन बीमारी की वजह से होते हैं। ये तीनों चारों बीमारियां इसी बरसात के दिनों में ही ज़्यादा विकसित होती हैं पशुओं में। मवेशी या अन्य पशुधन के बीमार हो जाने पर उनका इलाज करने से अच्छा है उन्हें तंदुरुस्त बनाए रखने का इंतजाम किया जाए। अगर पशु रोग से ग्रसित हो जाए तो इसका उपचार कैसे करें, चलिए ये भी आपको बताते हैं। तो पशुपालक भाइयों से मेरा यह है कि जब भी वर्षा ऋतु प्रारंभ हो उसके पहले कृमिनाशक दवा सभी पशुओं को दें। भेड़ बकरियों में एंटेरोटॉक्सीमिया बीमारी जो आती है, फड़कियाँ, जिसको कि फड़कियाँ बीमारी बोलते हैं या ओवर ईटिंग डिजीज बोलते हैं, यानी ज़्यादा खाने से, उस बीमारी के भी टीके लगते हैं। इस प्रकार के टीके लगाएं। एंटी प्रोटोजोल दवाई भी उसको टाइम से समय पे दिया जाए। इसके बाद भी यदि कोई दस्त हो जाते हैं तो सबसे बढ़िया है, बाज़ार में सल्फाडिमिडीन की गोली आती है, सल्फाडिमिडीन के साथ कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, मेट्रोनिजोल पाउडर दे सकते हैं और सेफ्लेक्सिन पाउडर दे सकते हैं इसके लिए। तो ये इन सब से अपन क्या कि इसको रोकथाम कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्य। बतख पालन से अच्छी आमदनी कमा रहे किसान की कहानी। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com।
और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।